हेलो एवरीवन। आज हम दोबारा फिर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की 25 अगस्त के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज़ जो सबसे पहला है यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन सुंदरबन। सुंदरबन जो एरिया है दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल और बहुत बड़ा डेल्टा है, गंगा रिवर और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों मिलती हैं, दोनों का डेल्टा बनता है। काफ़ी फर्टाइल है, इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो एरिया है जहाँ पर ये डेल्टा बनता है, इस डेल्टा की जगह पर एक सुंदरबन नामक बहुत बड़ा मतलब एक एरिया जो फॉरेस्ट एरिया आप कह सकते हैं, वहाँ पर अभी स्टडी की गई थी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को लेकर। और यहाँ पर अभी जो पॉपुलेशन है इसकी वो मतलब इतनी हम कंसिडर कर पा रहे हैं कि 220 से लेकर 242 तक यहाँ पर इसकी जो एक पॉपुलेशन है वो यहाँ पर हो सकती है। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, एक तो याद रखिए इसमें हाइपर कार्निवोर्स अपेक्स प्रीडेटर है। दैट मीन्स ये जो इकोसिस्टम की हेल्थ है, यानी कि हमारे पास जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर अगर कोई डेड बॉडीज़ हैं या वहाँ पे फ़िश की पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़ जाए, किसी और एक्वेटिक एनिमल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए ये वहाँ पर इनका होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये, क्योंकि उनको ये खाते रहते हैं तो इसी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है जो जिनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए आपने याद रखना है ये इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये अपनी जो फूड चेन है, फूड चेन के लिए भी इसमें, हालांकि इसको कोई नहीं खाता है ये याद रखना है आपने, बट ये अपनी जो इनकी डेथ है या तो आपस में कभी ना कभी जो फूड को लेकर आपस में लड़ाई हो सकती है, उस वजह से डेथ हो सकती है। कोई अगर इन्फेक्शन है उसकी वजह से, या अगर एक नेचुरल डेथ है वो एक कारण इनका हो सकता है। अदरवाइज ये किसी की डाइट नहीं है। दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ वाटर सैलिनिटी ड्यूरिंग द विंटर्स। तो यहाँ पर ना इनको मतलब ये काफ़ी बड़े लेवल तक जो सैलिनिटी का मतलब होता है, जो ना एक पानी के अंदर खारापन है उसके अंदर मिले हुए जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं और सॉल्ट्स हैं, उनकी वजह से जो खारा पानी हो जाता है, नमकीन ज़्यादा पानी हो जाता है, उसके अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये टॉलरेट कर सकते हैं। बट आजकल सैलिनिटी बढ़ती जा रही है और इनके लिए जो है चीज़ें खतरनाक होती जा रही हैं। सुंदरबन के बारे अगर बात करें तो मैंने आपको बताया जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर का ये एक तीनों रिवर से मिलकर इकट्ठा डेल्टा बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और ये आपको याद रखना है जिसका 40% इंडिया के अंदर है और 60% दैट मेजोरिटी ऑफ द सुंदरबन दैट लाइज इन दी बांग्लादेश। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आप बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1987 में, जो इंडिया वाला पार्ट है उसको। और 1997 में 10 साल बाद बांग्लादेश वाला जो 60% सुंदरबन का एरिया है उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का या एक दर्जा दिया था। और बाद में इसे रामसर साइट का दर्जा भी इंडिया में दे दिया गया है। एक्चुअली क्या है, रामसर साइट वो होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होती हैं, उनको दर्जा दिया जाता है। और जिस समय पर ये इसको स्टेटस दिया गया था रामसर साइट का, तो अपने आप में ही सबसे बड़ा एक रामसर साइट थी क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ 3 चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना होता है। एक होता है घड़ियाल, एक होता है इसी तरह से दिखाई देने वाला मगर जिसको इंडियन क्रोकोडाइल भी बोला जाता है, और एक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो आपको इसके अंदर जो पता होना ज़रूरी है आपके लिए, जो फ्रेश वाटर में रहता है घड़ियाल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यानी कि घड़ियाल रहता है फ्रेश वाटर में, मगर या इंडियन क्रोकोडाइल भी फ्रेश वाटर में रहते हैं। और जबकि जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे थे, ये यहाँ रहते हैं सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश यानी कि थोड़े नमकीन पानी में, ऐसी जगहों पे आपको मिलेंगे। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, आज काफ़ी जो एक पॉपुलेशन है, वैसे तो तीनों ही अपनी थ्रेटेंड पोजीशन में है, दैट मीन्स इनकी पॉपुलेशन कम रह गई है, बट फिर भी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि ज़्यादा इनकी एक जो प्रजाति है, स्पीसीज़ को काफ़ी खतरा है, इसके नंबर काफ़ी कम रह गया पॉपुलेशन का। और सबसे इससे कंपैरेटिवली कम खतरा इसको है और इससे कम खतरा इसको है। लीस्ट कंसर्न है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है और ये लीस्ट कंसर्न है, आपको ये पता हो। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, हमारे पास अगर घड़ियाल को अगर हम देखना चाहें तो हमें ये ब्रह्मपुत्र और जो बांग्लादेश और इरावदी रिवर के अंदर मिलते हैं, जबकि भूटान और म्यांमार के अंदर ये नहीं है। और थ्रू आउट इंडिया मिलते हैं हमें मगर क्रोकोडाइल।
और मेन जो पॉपुलेशन है ना, इसमें याद रखिए घड़ियाल को लेके क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम घड़ियाल आपको कहाँ मिलेंगे। अगर कभी भी आप चंबल, जैसे चंबल एक सेंचुरी आप कह सकते हैं, या चंबल रिवर में जब आप कभी राफ्टिंग करते हैं तो उस जगह पर आपको क्रोकोडाइल बहुत मिल जाते हैं चंबल रिवर में, जो कि राजस्थान के अंदर आप अगर ट्रैवल करते हैं चंबल रिवर में जाएंगे, देन यू विल रियलाइज वहाँ पर बहुत सारे घड़ियाल हैं, आपको ये याद रखना है। तो घड़ियाल को लेके जो चंबल सेंचुरी है ना, नेशनल चंबल सेंचुरी, जो यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के में आपको मिलेगी, इस जगह पे इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो सोन, गंडक, हुगली, घाघरा और सटकोसिया उड़ीसा में है, वहाँ पर भी आपको कुछ नंबर जो है ना घड़ियाल का मिल सकता है। जबकि जो मगर या क्रोकोडाइल है, इंडियन क्रोकोडाइल, वो आपको थ्रू आउट इंडिया मिलेगा। और जो सॉल्ट वाटर है ये आपको उड़ीसा और अंडमान निकोबार और सुंदरबन के एरिया में मिलेंगे। तो आपको उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको, जैसे मैंने बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आपको पता होनी ज़रूरी है। इसकी जो आप कह सकते हैं, जो एक माउथ को लेकर अगर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका माउथ काफ़ी लंबा होता है, और जबकि बाकियों का ना, आप इसका जैसे आप देखेंगे जो अपर जो लोअर जो है ना, वो पूरी तरह से लॉक्ड नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वी शेप जो इसकी स्नाउट है ना, यानी कि जो मुंह की बात हो रही है, ये वी शेप है, और ये यू शेप स्नाउट होती है, और जबकि ये काफ़ी लॉन्ग स्नाउट है, जो मैंने आपको बताया इसका मुंह काफ़ी लंबा है, आप स्नाउट से याद रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, इंडियन क्रोकोडाइल जो है कंजर्वेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो याद रखना है आपने, 1975 में भारत सरकार ने और उड़ीसा ने मिलकर, उस समय पर उड़ीसा की जो सरकार है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ स्टार्ट किया था कि हमने इंडियन क्रोकोडाइल को बचाना है। ये क्वेश्चन आता है 1975 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके तहत तीनों ही तरह के घड़ियाल हो, मगर या इंडियन क्रोकोडाइल या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इनको बचाए जाने की बात कही गई है। तो 1975 का आप ये जरूर याद रखिएगा, दैट इज द इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द इक्वाडोर एंड द पेरू। इक्वाडोर और पेरू ने, दोनों देशों ने मिलकर अभी एक जो ऑयल डील है, देखिए यहाँ पर जो लोकल लोग रह रहे हैं उन इक्वाडोर और पेरू के, इन लोगों ने मिलकर अभी जो ऑयल डील हुई है उसके खिलाफ यहाँ पर धरना वगैरह प्रदर्शन स्टार्ट किया है, ओपोज किया है इस डील को। और क्यों? क्योंकि जो लोकल लोग हैं, वहाँ के ट्राइब्स हैं, उनको लगता है इसकी वजह से यहाँ पर जंगल कटेंगे, रिवर पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, इकोलॉजिकल डैमेज होगा, और रेन फॉरेस्ट जो है अमेजन के, जो बहुत बड़े जंगल हैं, बहुत घने जंगल हैं, इनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए लोकल लोगों ने इस नई डील को अपोज किया। तो आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए दैट रिसेंटली इक्वाडोर और पेरू, इन जगहों के जो ट्राइबल या इंडिजिनस लोग हैं, उन्होंने ऐसा अपोज किया है। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं, ये एक्चुअली वर्ल्ड के लार्जेस्ट, याद रखिएगा, ट्रॉपिक्स का मतलब ये है जो 23.5 की जो हमारी एक लाइन होती है, जैसे आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ जिनको नहीं पता है, इक्वेटर होता है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है इक्वली, 0 डिग्री बोलते हैं उसे, और 23.5 के ऊपर जो लाइन है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो नीचे की तरफ है दैट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये ना यहाँ पर इस एरिया के अंदर आपको साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है, इसी तरह से इक्वाडोर है और पेरू वगैरह, इन जगहों पर आपको अमेजन के फॉरेस्ट मिल जाते हैं। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक्स के ऊपर है, इनको ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ये भी ट्रॉपिक की लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये 0 डिग्री की लाइन है, विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। तो आपको ये पता हो दैट इस टाइम पर आप अमेजन जो रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। और ये देखिए बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं लगभग 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर बेसिन में, वहाँ पर आपको ये जंगल मिलते हैं। और 60% जो है ना, ये भी याद रखना है आपने, अगर हम मैप की बात करें, देखिए मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ब्राज़ील है, ये जो एरिया है आप सारा का सारा देख रहे हैं, ब्राज़ील है, पेरू है और बोलीविया है और इस तरफ कोलंबिया वगैरह, इन एरियाज़ के अंदर ये फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा सघन तौर से फैले हुए हैं। तो आप ये सारा का सारा मैप इस टाइम पे देख रहे हो, दैट इज ऑफ साउथ अमेरिका। तो इसके अंदर आपको पता हो जो टोटल रेन फॉरेस्ट है अमेजन के, वो कहाँ पर है मैक्सिमम, 60% जो है ब्राज़ील के अंदर प्रेजेंट है। और इसके अलावा बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला और फ्रेंच गुआना, ये सभी जो नाम आपने देखे हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे जो इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। तो आपको ये याद रखने हैं कि अमेजन जो फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं हमें।
सो इसीलिए वर्ल्ड के ना मतलब एक बहुत बड़ा ये एक फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लंग्स ऑफ अर्थ भी इसे बोला जाता है, बिकॉज यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हमें ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारे एनवायरनमेंट को, इसीलिए इनको लंग्स कहा जाता है, जो अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बाउंडेड बाय द गिनियम, जो गुयाना जो हाईलैंड्स हैं, और एंडीज माउंटेन्स, ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेट्यू एंड द अटलांटिक ओशन। इसको आपको ना वैसे अगर आप इसको एक बाउंड्री बना लेंगे, लेट्स से अगर आप इस तरह की कोई बाउंड्री बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम एक इस तरह का मैप तैयार कर लें और यहाँ पर एक बाउंड्री बना लें, तो आप ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में ये चीज़ें लिखकर अपना इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। और ये लगभग वर्ल्ड के जो रेन फॉरेस्ट जितने भी हैं वर्ल्ड के, अगर सारे मिला लिए जाएं, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उन जगहों को अगर मिला लिया जाए, तो हाफ ऑफ दी फॉरेस्ट जो वो ब्राज़ील के अंदर, या आप कह सकते हैं अमेज़न के अंदर आपको मिलेंगे। पूरा का पूरा जितना भी फॉरेस्ट एरिया ये 1% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करता है, ज़रूरी नहीं है आपको, और 70% ऑफ वर्ल्ड्स जैगुआर यहीं पर ही आपको मिलते हैं, ठीक है, इस एरिया के अंदर। जैगुआर्स के लिए बहुत फेमस जगह है ये। इक्वाडोर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वाडोर कंट्री है, इक्वाडोर जिसकी अभी यहाँ पर बात हो रही थी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इक्वाडोर, ये प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन को लगता हुआ एक देश है, और इक्वाडोर की जो कैपिटल है दैट इज इक्विटो, ये भी याद रखना है आपने। और इसमें ये कहाँ, दोनों के बीच में सैंडविच की तरह आपको या पास लगते हो, इसके कौन से, कोलंबिया एंड पेरू के बीच में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। और द इक्वेटर, जो इक्वेटर लाइन है यहाँ से पास होती है। इक्वेटर का मतलब है जो 0 डिग्री की लाइन है जो डिवाइड करती है अर्थ को 2 हिस्सों में, वो यहाँ से पास करती है। और इसके अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ना हमें एक, आप कह सकते हैं दैट इज माउंटेन चेन, ऊपर से लेके नीचे तक आपको माउंटेन चेन मिलती है, जो कि इक्वाडोर से भी होकर क्रॉस करती है, तो उसको बोलते हैं एंडीज। एंडीज जैसे भारत के अंदर हिमालय की एक माउंटेन चेन है, इसी तरह से यहाँ पर एंडीज नामक जो हमारे माउंटेन्स है वो यहाँ पर होते हैं। आपको ये याद रखना है, यहाँ कोटोपाक्सी एक जगह है जो कि हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है इस एरिया के अंदर। कोटोपाक्सी हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कोटोपाक्सी इज फेमस फॉर। अगर हम पेरू की बात करते हैं, क्योंकि हमने इक्वाडोर की बात की, तो पेरू की बात करते हैं। पेरू की जो कैपिटल है दैट्स लीमा, इंपॉर्टेंट है, जैसे इक्वाडोर की क्विटो थी, इसकी लीमा है, और बाकी इसकी जरूरत नहीं है आपको। इट शेयर्स बॉर्डर विद इक्वाडोर एंड द कोलंबिया, ब्राजील एंड बोलिविया एंड चाइल्ड। ये भी अगर आप बॉर्डर्स को एक मैप बनाकर इसको लिख लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा याद करना। आपको ना साथ ही साथ एक होमवर्क करना चाहिए इसमें कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि साउथ अमेरिका के, और मतलब वो कोस्ट एरिया पर पड़ती हैं, जो कि हमारे पैसिफिक ओशन की तरफ है, यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूं अभी। यहां पर इस तरफ लगती लगती कौन सी कंट्रीज हैं जो कि पैसिफिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको अटलांटिक के लिए भी पता होना चाहिए, तो आप ये मैप वर्क को आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है, यहां पर जो लेक टिटिकाका है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, शेयर विद द बोलिविया, तो बोलिविया के साथ ही शेयर करता है टिटिकाका का जो पानी है, और ये पेरू और बोलिविया के बीच में है लेक टिटिकाका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल का मतलब है जहां पर आप एक मतलब जो नेविगेबल है, जहां से आप वाटरवेज वगैरह के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। 60% जो पेरू है वो कवर्ड है किससे, अमेज़न के फॉरेस्ट से, यानी कि पूरा का पूरा देश लगभग लगा लीजिए, मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद द अमेज़न फॉरेस्ट। और यहाँ पर बहुत ही एक और फेमस है अदर फीचर इज आटाकामा डेजर्ट। इसके यहाँ जो आप एरिया देख रहे हैं, इसके अंदर जो पेरू का ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, यहाँ पे डेजर्ट है विच इज नोन एज दी आटाकामा डेजर्ट। ऑल्दो वो डेजर्ट यहाँ तक पहुँचता है वो आटाकामा, तो यहाँ पर भी है आटाकामा। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट सबसे सूखा एरिया है ये, और यहीं पर ही अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स को जानते हो तो प्लेट टेक्टोनिक्स की यहाँ पे नाज़का लाइंस मिलती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाज़का एक माइनर प्लेट है, वर्ल्ड के अंदर मेजर प्लेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अर्थ को एक को जानने के लिए, और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, तो उन माइनर प्लेट्स में इसका नाम आता है नाज़का। और यहाँ पर इसके किनारे पर एक समंदर के अंदर से, जो यहाँ पे प्रशांत महासागर है, वहाँ से ठंडा पानी ऊपर की तरफ निकलता है। जितना ठंडा पानी वो निकलेगा उतना अच्छा रहता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज दी ला नीना। अगर यहाँ पर ठंडे पानी की जगह गर्म पानी निकलता है समंदर, इसके पास वाला जो कोस्ट एरिया, अगर वहाँ पे गर्म पानी निकलता है विच इज नोन एज दी एल नीनो।
एल नीनो जब आता है तो उस समय पर याद रखिए इंडिया के अंदर मानसून काफ़ी कम आता है या उसकी प्रेडिक्शन काफ़ी, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है, अगर ठंडा पानी यहाँ पे निकलता रहेगा इसके पास में तो अच्छा है इंडिया के लिए, उसको बोलते हैं ला नीना, और अगर गर्म पानी निकलेगा तो उसको बोलते हैं हम एल नीनो। ठंडे पानी के करंट को जो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पर जो समंदर है वहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ आता है, उसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं उसको, हम्बोल्ट, या यहाँ पर आप उसको पेरू करंट के नाम से बोलते हैं। तो जितना ठंडा होगा उतना अच्छा है, तो इसीलिए आपको याद रखना है हम्बोल्ट करंट और एल नीनो के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये एरिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं विच इज INS अरिधमान, और इसमें हमने क्या याद रखना है गाइस, जो इंडिया के जो हमारे पास आपने सुना होगा कि जो पनडुब्बियां होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि समंदर के अंदर काफ़ी दिन तक वो रहकर वहाँ पर नीचे नीचे पानी के नीचे वो घूमती रहती हैं और जो दुश्मन देश है उसके ऊपर तरह तरह से वो नज़र रखती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और कभी ज़रूरत पड़े तो वो अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वहाँ पर मिसाइल्स होती हैं। तो इंडिया ने जो हमारे पास ऑलरेडी हमारी कह सकते हैं आप जो सबमरीन्स हैं, उन सबमरीन्स के अंदर जो इंजन्स हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स से जो पुराने टाइप की हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त के लिए हम यहाँ पर जो डेवलप कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर सबमरीन, जिसका मतलब क्या है, जो हमारी सबमरीन है उसको फ्यूल देने के लिए हमें डीजल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर की, ताकि एक बार उसके अंदर फ्यूल हमने फिल कर दिया तो काफ़ी दिनों तक वो सबमरीन जो है ना दूर दराज के एरिया तक भी और पानी के नीचे रहकर अपना वो काम कर सकती है। तो आपको याद रखना है, अब हम जो नेवल हमारी जो एक ताकत है यानी कि नेवी को सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर INS अरिधमान के फाइनल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ये न्यूज़ थी कि अब इसके सी ट्रायल यानी कि समंदर में जो ट्रायल किए जाते हैं वो पूरे हो चुके हैं और इसको जल्दी ही भारतीय नौसेना के अंदर इंडक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर कि ये कौन सी क्लास है, तो आपको याद रखना है हमारे पास अगर कोई तेज चलने वाले जहाज़ हैं जिनको फ्रीगेट बोलते हैं, कुछ ऐसे जहाज़ हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, इसी तरह से सबमरीन्स की भी क्लास होती है कि कौन सी क्लास से संबंधित है ये, तो आपको पता होना चाहिए ये जो INS है इंडियन नेवल शिप अरिधमान है वो अरिहंत क्लास की है, और ये तीसरी ऐसी हमारे पास न्यूक्लियर पावर जो SSBN आपने सीधा बोलना है इसको, ये हमारे पास एक ऐसी पनडुब्बी है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पार्ट ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है आज भारत के पास अगर अटैक करना हो तो हमारे पास जमीन से भी हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को छोड़ सकते हैं, हम हवा से भी न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ सकते हैं, और पानी से भी हम अब क्योंकि यहाँ से भी आप जो है न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर बेस या न्यूक्लियर जो स्ट्राइक की कैपेबिलिटी होती है, और इनका जो इंजन्स हैं उसको फ्यूल करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हमने डेवलप की हैं। न्यूक्लियर प्रपोल्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर हमने एक छोटा रिएक्टर लगाया है। जैसे एक रिएक्टर होता है वो पूरे के पूरे जैसे 2-3 कह सकते हैं आप स्टेट्स को बिजली प्रदान कर सकता है, इसी तरह से इस जो हमारे पास ऐसी सबमरीन्स हैं उनको फ्यूल अप करने के लिए, उनको एक उनके इंजन्स को हम एज अ एनर्जी देने के लिए लाइट वाटर रिएक्टर्स यूज करते हैं। तो आपने याद रखना है प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर्स जो होते हैं वो रिएक्टर्स हमने यूज करने हैं ताकि काफी दिनों तक ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहे इंजन को, और अल्टीमेटली वो सबमरीन काफी दूर तक और काफी आसानी से पानी के अंदर रहते हुए अपने काम को कंप्लीट कर सके। बाकी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इससे पहले जो अरिहंत है और अरिघात है उससे ज़्यादा भारी है ये, इसीलिए ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करती है। काफ़ी अच्छी मतलब वेल डिज़ाइंड और काफ़ी एडवांस वर्जन है ये। इसके अंदर K-15 सागरिका मिसाइल्स अटैच की जा सकती हैं जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। याद रखना है आपने, K4 या K-15 सागरिका मिसाइल होते हैं और K4 जो मिसाइल्स होती हैं उनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। तो देखिए हम इन जगहों से भी मतलब अंडर वाटर रहते भी यहाँ से भी हम मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो K-15 सागरिका है और K4 मिसाइल्स की रेंज ज़्यादा है, और हमने इसके अंदर सोनार सिस्टम्स वगैरह यूज़ किए हैं और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है सच। और हो सकता है हम इसको जो है 2025 के एंड तक यहाँ पर हमारी नेवल फोर्सेस के लिए ऐड ऑन कर दें। इसके अलावा भारत के पास पहले भी INS अरिहंत है जो कि भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है,
यानी कि उसके अंदर डीजल नहीं डलता है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड है वो, और ये इंपॉर्टेंट सबमरीन थी जब ये आई थी। इसको 2016 में इंडक्ट किया गया था। और सेकंड नंबर की कौन सी है हमारे पास, दैट्स दी अरिघात। अरिघात जो है वो आईएनएस अरिघात को हमने 2024 में इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट किया था, और ये आईएनएस अरिहंत का एक इंप्रूव्ड वर्जन है। और इन दोनों से इंप्रूव्ड वर्जन जो नया आ रहा है हमारे पास, अरिधमान, आईएनएस अरिधमान नाम है उसका। एक और न्यूज हम देख रहे हैं विच इज सस्टेनेबल पावर 1404। ये क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? अभी रिसेंटली जो ईरान है, ईरान की जो 10-12 दिन तक इजराइल के साथ वॉर हुई थी, तो उस तरह से ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज को शो किया, और इसीलिए अब ईरान ने अपने यहीं पर ही एक मेजर नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है जिसका नाम है सस्टेनेबल पावर 1404। और ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ईरान ने 2 दिन की ये नेवल ड्रिल की है, ताकि वक्त आने पर ये अपनी जो दुश्मन देश के ऊपर उन्हीं कैपेबिलिटीज को एक बार टेस्ट कर सकें। एक और हम यहाँ पे न्यूज देख रहे हैं विच इज नासा सूर्या एआई। नासा ने गाइस ये आपको ना ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे दैट सूर्या एआई रिसेंटली वाज लॉन्च बाय जाक्सा, आईएसआरओ, या हमारे पास यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा, तो आप यहाँ पे कहेंगे लेट्स सी नासा। तो नासा ने इसको लॉन्च किया है सूर्या, जो कि एक आर्टिफिशियल यानी कि एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर बेस है, और ये स्पेस वेदर प्रेडिक्शन करता है। इसका मतलब क्या है कि किस दुनिया के किस हिस्से के अंदर कैसा मौसम हो सकता है, और कैसा वहां पर कितने दिन तक बारिश रह सकती है, कितना ड्राइनेस रह सकती है, ये चीजें यहां पर बताएगा। तो यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस मॉडल है, और इसे डेवलप किया है, याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आईबीएम ने, और ट्रेंड ऑन द 9 years ऑफ द सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी डाटा। 9 साल का डाटा इसको जो है ना यहाँ पे दिया गया है, और उससे ट्रेन किया गया है इसको, जो कि सन रिलेटेड एक्टिविटीज का डाटा है, उसको मतलब उस डाटा से इसको ट्रेन किया गया है। साथ ही साथ इस डाटा के थ्रू हमें ये पता चलता है कि अगर सन एक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि सन जब बहुत एक्टिव हो जाता है ना, सन के वहां से बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेज अर्थ की तरफ आना शुरू होते हैं। जैसे कि जब मैग्नेटिक तूफान आते हैं सन के सरफेस पर, तो उन मैग्नेटिक तूफानों की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी भी अर्थ सरफेस पर बढ़ने लगती है। तो ऐसे में वेदर पर क्या फ़र्क पड़ेगा और किस तरह की प्रेडिक्शन हो सकती हैं, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बताया जाता है। तो हमें यानी कि एक प्रकार से एक अच्छा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मॉडल है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कब सन एक्टिविटी बढ़ रही है और उसका अर्थ पर क्या फर्क या एक प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ ही साथ क्योंकि जब सोलर एक्टिविटीज बढ़ती है ना, क्योंकि वहां से चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो डिसरप्ट होने की चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इन चीज़ों का पता कर पाएंगे। बाय मेकिंग द सूर्या ओपन सोर्स, नासा एम्स टू एनकरेज द ग्लोबल, और ये ओपन सोर्स है गाइस, यानी कि सभी के लिए अवेलेबल है, ये भी याद रखना है आपने। और हमने स्पेस वेदर हैजार्ड याद रखना है हमने, जो स्पेस वेदर हैजार्ड है ना, इसको लेकर भी देखिए, पहली बात ये है कि हम यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि जो वेदर है, एक वेदर है हमारे अर्थ सरफेस का, उसको भी ये प्रिडिक्ट कर पाएगा, लेकिन वो ज़्यादातर ये इसका जो एडवांटेज है वो हमें कब मिलेगा, जब स्पेस वेदर की बात हो रही है यहाँ पे। दैट मीन्स जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में, या आप कह सकते हैं जो स्पेस है, वहाँ पर कौन सी तरह के चार्ज पार्टिकल, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, सोलर फ्लेयर्स, मैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ की तरफ जो आ रहे हैं, उनको बहुत ईजिली आइडेंटिफाई करता हुआ उनके इफेक्ट्स को अर्थ पर ये बता पाएगा। तो आपको ये, जैसे मैंने भी आपको बताया कि स्पेस वेदर जो होता है उसमें सोलर इरप्शंस के अंदर जैसे सोलर फ्लेयर्स डेवलप हो जाते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस, उनको देखा जाता है। और जब ये चीज़ें अर्थ पर पहुंचती हैं, सैटेलाइट्स को ये डिस्टर्ब कर सकती हैं, कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो सकता है। और साथ ही साथ इसके थ्रू ना हम यहाँ सोलर एक्टिविटीज़ को जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो वेदर जो प्रेडिक्शंस हैं, फोरकास्टिंग जो कर सकते हैं हम स्पेस वेदर को लेकर और अर्थ पर। तो आप इसमें इतना जरूर याद रखना है हमें, यहाँ पर आपने मेन फोकस करना है स्पेस वेदर के ऊपर। अर्थ सरफेस पर जो वेदर होगा यहाँ पर, उसको आइडेंटिफाई तो करेगा, पर मेन एप्लीकेशन सूर्या एआई की है स्पेस वेदर प्रेडिक्शन के लिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है।
सो गाइज इस सेशन के लिए करंट अफेयर्स थे और आई होप आप इन करंट अफेयर्स के अगेन बहुत ही स्मॉल और क्रिस्प नोट्स तैयार करेंगे और इसी तरह से उनको जो जितना भी पिछला मटेरियल है आप उसको रिवाइज शुरू करते रहें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली आप तक वो पहुंचते रहें, इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसके साथ कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।